हेलो एंड वेलकम टू सिविलाइट। मैं हूं अंकित गोयल और आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्टील स्ट्रक्चर्स। ओके, सो दैट सब्जेक्ट will be completed by the limit state design method. Okay, this is the detailed course and you can say comprehensive course on steel structures. Okay, so let's start. This is about me. I'm Ankit Goyal. I had done my master's with transportation engineering and qualified GATE 4 times with best AIR 291, and I have subject command on the steel structures, environmental engineering and soil mechanics. Okay, and I have experience into the designing field, and I have taught also 4,500 plus students in offline and many more in the online classes. So you can continue your preparation guidance with me. Okay, so let's begin. Before starting the lecture, I would like to tell you there is a channel on the Telegram that is named IES Civils. Here you can get the benefits of the multiple job notifications that is related to the civil engineering, and you can get the civil engineering content and important civil engineering quizzes. Okay, so that channel is very good for your preparation. Okay, so must join this channel. So this is the entire syllabus. Here I will discuss each and every content of the steel structures, right? So in the first topic, that is introduction of the steel. Okay, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टील होता क्या है, जनरल डिजाइन कंसिडरेशंस क्या हैं, हम लोग क्या किस तरह के रोल्ड सेक्शंस होते हैं, रोल्ड सेक्शन में ISMB का फुल फॉर्म क्या होता है, ISHB क्या होता है, इक्वल लैग अनइक्वल लैग एंगल सेक्शंस क्या होते हैं, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। और इसी के साथ साथ हम लोग जो IS कोर्स हैं इसमें जो यूज होने वाले हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज स्टील कनेक्शंस। स्टील कनेक्शंस में हम लोग बोल्टेड कनेक्शंस देखेंगे, रिवेटेड कनेक्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे, और इसेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शंस, सेंटेड बोल्टेड कनेक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से इसके प्रॉब्लम सॉल्व करे जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे, राइट। वेल्डेड कनेक्शन, सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, स्पॉटेड वेल्ड, स्लॉटेड वेल्ड, ठीक है, फिलेट वेल्ड, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्राइंग एक्शन, प्राइंग फोर्सेस क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मतलब हम लोग जो स्टील कनेक्शंस पढ़ने एकदम धांसू तरीके से डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इनटू द स्टील स्ट्रक्चर। आपका गेट हो, ESE हो, आपका स्टेट AE JE का एग्जाम हो, सब जगह पर ये टॉपिक पूछा जाता है। सिंपली पूछ दिया जाता है पिच क्या होता है, समथिंग लाइक क्वेश्चंस आपसे पूछ जाएंगे, राइट। तो टेंशन मेंबर्स अगला टॉपिक रहेगा, टेंशन मेंबर्स। टेंशन मेंबर में आपका अलग अलग जो फेलियर थ्योरीज हैं, ब्लॉक शियर फेलियर, नेट सेक्शन रप्चर, क्रॉस सेक्शन यील्डिंग, इससे जो न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। नेट एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अलग अलग चैनिंग पैटर्न, अलग अलग पैटर्न्स हैं बोल्टिंग के, उनको हम लोग देखेंगे। चैन पैटर्न, रिवेटिंग, डायमंड पैटर्न्स, जिगजैग पैटर्न्स, ये सारे पैटर्न्स हम लोग यहाँ पर कैप्चर करेंगे, राइट। और कंप्रेशन मेंबर्स में हम लोग कॉलम्स की डिजाइनिंग देखेंगे। लेसिंग और बैटन्स क्या होते हैं, लेसिंग और बैटन्स की डिजाइनिंग क्या है, डिजाइनिंग क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। फिर हम लोग बात करेंगे बीम्स की। बीम्स क्या होते हैं स्टील बीम्स में, लैटरली सपोर्टेड बीम क्या होता है, लैटरली अनसपोर्टेड बीम क्या होता है, लैटरली टॉर्जनल बकलिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बीम्स में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, राइट। हम लोग डिजाइनिंग भी पढ़ेंगे यहाँ पर बीम्स की। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, प्लेट गर्डर्स, गैंट्री गर्डर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज गर्डर्स, और प्लेट गर्डर की जरूरत क्यों पड़ी, प्लेट गर्डर की डिजाइनिंग किस तरह से होती है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दिस कंटेंट, दिस एंटायर सिलेबस is helpful for the engineering services examination, गेट, स्टेट PSCs की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, और जो AE और JE के एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल आई वांट टू से, जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें एक स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट
आपका सिलेबस में दे रखा है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो सीरीज है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल्ड वे में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी यहाँ से। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला सवाल जो आता है हमारे दिमाग में वो ये है, व्हाट इज स्टील, स्टील होता क्या है। ओके, तो आपके दिमाग में जो जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, वो थोड़ा सा एक डेफिनेशन आपको रटा रटाया होगा कि स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि ये एलॉय होता क्या है। एलॉय होता क्या है? एलॉय का मतलब है जब कोई मेटल उसकी प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, इनहेंस करना है, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई एलिमेंट्स ऐड करेंगे। कार्बन भी एक एलिमेंट है और दूसरे एलिमेंट्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी। तो जो इम्प्रूव के लिए जो एलिमेंट्स ऐड करेंगे किसी एक चीज में, जैसे कि आयरन हमारे पास बेस मटेरियल है, इसमें हम लोग कार्बन और अदर एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या, एलॉय, एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, आयरन और कार्बन मिक्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये कहलाएगा एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, तो स्टील क्या है, स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। राइट, समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर। So now next, composition of the steel. In the composition you will see here iron और कार्बन को मिलाया और इसी के साथ साथ हमने कोई अदर एलिमेंट्स मिलाए, जैसे कि निकल और क्रोमियम को ले लेते हैं, इनको हमने ऐड किया तो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिला क्या, स्टील। ठीक है, स्टील मिल गया। अब यहाँ पर निकल और क्रोमियम को ऐड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, निकल और क्रोमियम क्या होते हैं, एंटी कोरोसिव होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, एंड निकल एंड क्रोमियम आर द एंटी कोरोसिव। ठीक है, तो ये एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करते हैं स्टील के अंदर। सो दिस इज द थिंग हेयर। ओके, अब हम आयरन का डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन देख लेते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन में हम देखेंगे कार्बन परसेंटेज अलग अलग है। तो कार्बन परसेंटेज अगर 2 से 4% दे रखी है तो उसको बोलेंगे हम कास्ट आयरन। ठीक है, अब कार्बन परसेंटेज को हमने थोड़ा और बढ़ा दिया तो ये बन जाएगा आपका पिग आयरन। 4% टू 6% हो गया तो दैट विल बी कॉल्ड पिग आयरन। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपका कार्बन परसेंटेज इतना हो कि ये वैल्यू 0.15% से कम है या कार्बन परसेंटेज 0.15% के बराबर है, तो ये कहलाएगा आपका रॉट आयरन। रॉट आयरन, ठीक है, तो रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोलते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज दैट हैव द लोएस्ट कार्बन परसेंटेज, बिकॉज दैट हैव द लोएस्ट कार्बन परसेंटेज। राइट, सो दिस इज द थिंग। तो ये है आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन और रॉट आयरन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। तो सिंपल आयरन और कार्बन का कंपोजिशन कहलाता है स्ट्रक्चरल स्टील, और आयरन और कार्बन के साथ साथ हम लोग एंटी कोरोसिव या फिर कहते हैं कि स्टील को स्टेनलेस बनाने के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड कर दें तो ये कहलाएगा आपका स्टेनलेस स्टील। ठीक है, जैसे हमने क्रोमियम और निकल ऐड कर दिया इसके अंदर तो ये कहलाएगा आपका स्टेनलेस स्टील। तो इसी के साथ साथ आप देखोगे कि कार्बन परसेंटेज हम इतना रखें कि हमारा अलग अलग स्टील जनरेट हो जाए। ठीक है, तो हम कार्बन परसेंट के बेसिस पर हम एक क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज। राइट, तो कार्बन परसेंटेज इसमें वेरी करता है 0.05% टू 1.5%। याद रखिएगा 1.5%। तो 0.05 से ये 0.15% कार्बन का रहता है, तो इसको बोलते हैं हम डेड स्टील। डेड स्टील इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं कहीं भी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसका हम लोग कहीं भी यूज नहीं करते हैं बिकॉज दैट हैव द लोएस्ट स्ट्रेंथ। इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ही लो स्ट्रेंथ रहती है,
लोएस्ट स्ट्रेंथ रहती है इसकी, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम बात करें लो कार्बन पर स्टील, लो कार्बन स्टील की। तो लो कार्बन स्टील को हम लोग जनरली बोलते हैं माइल्ड स्टील दोस्त, माइल्ड स्टील बोलते हैं, ठीक है, माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील की जब हम बात कर रहे हैं, माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं, तो कार्बन परसेंटेज कितना होगा, 0.15% टू 0.30%। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइल्ड स्टील हैव द कार्बन परसेंटेज। तो आपको रेंज दिया जाएगा, चार ऑप्शंस, ये चार रेंज जो दे रखी हैं यही दे रखी होंगी। तो आप इसमें क्या आंसर करने वाले हो, 0.15% टू 0.30%। ओके, माइल्ड स्टील को हम लोग यूज करते हैं, आपने तो पढ़ा ही है, ठीक है, एज ए रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है, 0.30% टू 0.80% हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं, ये स्टील है, ये स्टील हम लोग जनरली यूटेंसिल्स में यूज करते हैं, यूटेंसिल्स हुआ और कंपोनेंट्स हो गए, उनमें यूज करते हैं, जैसे घर के बर्तन हो गए, और दूसरे कंपोनेंट्स हो गए, मशीन पार्ट्स हो गए, उनमें बनाने में यूज करते हैं। और हाई कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील का कहाँ यूज करते हैं, हाई कार्बन स्टील इज यूज्ड इनटू द टूल्स, टूल्स मेकिंग में यूज करते हैं, ठीक है, कटिंग टूल हो गए, ड्रिलिंग टूल हो गए, इनमें यूज करते हैं। पंचिंग टूल्स हो गए, उनमें यूज करते हैं। जैसे आपने देखा वो ड्रिलिंग बिट, ड्रिलिंग बिट, जो ड्रिलिंग मशीन होता है उसमें बिट लगा होता है, तो ड्रिलिंग बिट जो होगा वो किसका होगा, हाई कार्बन स्टील का होगा। ये कैसा होता है, काफी हार्ड स्टील होता है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते हैं, कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं, तो इसी के साथ साथ आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो भी मेटल है उसका जो हार्डनेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, हार्डनेस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है दोस्त, हार्डनेस जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आगे भी हम इस चीज का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज, तो हमने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखे, लेकिन हमने स्टील को सबसे बेहतर क्यों पाया, why we chosen the steel as a construction material, this the question arises ever, okay, so there are some important advantages that are very beneficial, okay, बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक हैं, और इनके बेसिस पर हमने स्टील मटेरियल को एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेलेक्ट किया। तो जिसमें पहला वाला आता है, दैट इज स्टील मेंबर्स हैव हायर स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट, हायर स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट, ओके। कहने का मतलब ये है, हमारा जो स्ट्रेंथ है पर यूनिट वेट ज़्यादा होता है, पर यूनिट वेट ज़्यादा होता है। जैसे आप क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले एक वुड का एक ब्लॉक ले लो 1 मीटर क्यूब का, ठीक है, और उसी के साथ साथ एक कंक्रीट का एक ब्लॉक ले लो 1 मीटर क्यूब का, और उसी के साथ साथ एक स्टील का एक ब्लॉक ले लो 1 मीटर क्यूब का, ठीक है, 1 मीटर क्यूब। तो आप यहाँ पर पाओगे, जब इसका कोई स्ट्रेंथ का टेस्ट करोगे, तो आप यहाँ पर पाओगे जो वुड है, वुड अर्लियर देन कंक्रीट फेल हो जाता है, और कंक्रीट फेल्स अर्लियर देन द स्टील, ठीक है, ओके, अर्लियर देन द स्टील, ओके। डेंसिटी की बात कर रहे हैं, एक तरह से हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी इसमें स्टील की सबसे ज्यादा होती है, स्टील की सबसे ज्यादा होती है, मतलब केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी हमारी सबसे ज्यादा होती है, ओके। अब यहाँ पर बात करें, एक और चीज बात करें कि जैसे वेट, वेट स्टील का जो वेट है, वेट पर यूनिट स्ट्रेंथ है हमेशा ज्यादा है। कंक्रीट, वहीं पर कंक्रीट, लेट्स टेक 1 kg ऑफ कंक्रीट, और लेट्स टेक स्टील 1 kg ऑफ स्टील, तो 1 kg कंक्रीट और 1 kg स्टील का कंपैरिजन करोगे तो स्टील की स्ट्रेंथ जो है हमेशा कंक्रीट से ज्यादा आएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यूनिट ऑफ वेट आप अगर लेके चलो तो स्टील का जो स्ट्रेंथ है हमेशा ज्यादा निकलेगा,
तो ये हमारे पास अच्छा मटेरियल हो सकता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इनहेंस करनी होती है, तो हम लोग हमेशा उस पर काम करेंगे, राइट। नाउ बीइंग अ डक्टाइल प्रॉपर्टी, स्टील नेवर फेल सडनली। अब स्टील जो है आपका कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। तो डक्टिलिटी हमारे पास एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है। क्यों, कैसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है भाई, देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे आप क्या करते हो, आप कोई कंक्रीट बीम बनाते हो, कंक्रीट बीम बनाया, कंक्रीट बीम के अंदर आपने रीइंफोर्समेंट किया। अब रीइंफोर्समेंट करने से फायदा ये होगा कि अगर इसके ऊपर लोड जो है ज्यादा लग जाएगा या फिर ये फेल करने की कंडीशन में होगा, तो ये एकदम से फेल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है। अब ये रीइंफोर्समेंट का काम क्या है, इसके अंदर डक्टिलिटी, डक्टिलिटी है। डक्टाइल क्या होता है, धीरे धीरे डिफॉर्म होता है, धीरे धीरे डिफॉर्म होता है। तो ये बैंड कर भी जाएगा तो भी फेल नहीं होगा, और जब ये बैंड कर जाएगा तो आपको एक फेलियर का इंडिकेशन देगा, और आप समझ जाओगे कि दैट स्ट्रक्चर, दैट पर्टिकुलर बीम इज गोइंग टू फेल। सो यू विल डेफिनेटली टेक आर प्रिवेंटिव मेजर्स, और आप उसके लिए एक्शन ले लोगे, ठीक है, तो एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। दैट इज वाई, ठीक है। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी होने की वजह से उसके अंदर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन जनरेट होता है, डिफॉर्मेशन जनरेट होता है फेलियर से पहले, फेलियर से पहले डिफॉर्मेशन आ जाता है बॉडी के अंदर, और बॉडी फेल होने, डायरेक्टली फेल होने की बजाय एक आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन शो करता है, जिससे कि आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्ट्रेन कह सकते हो, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन कह सकते हो, जिससे कि आप सतर्क हो जाओगे और एक्सीडेंट होने से बच जाएगा, राइट। और इसके बाद थर्ड जो एडवांटेज है, दैट इज स्टील कैन बी इरेक्टेड एट फास्टर रेट। फास्टर रेट से ये इरेक्शन कर सकते हो, जैसे कि आपके पास प्री फैब्रिकेटेड मेंबर हैं, आपके पास ऑलरेडी मार्केट में गए और आपने गर्डर खरीद लिया और चैनल सेक्शन खरीद लिया, और आप क्या कर रहे हो, घर पे लेकर के आ गए और जल्दी जल्दी से उसको असेंबल करके आपने एक स्ट्रक्चर तैयार करके खड़ा कर दिया। तो कंक्रीट की अपेक्षा आपने क्या किया, टाइम सेव कर लिया, क्योंकि कंक्रीटिंग करोगे तो कंक्रीटिंग करने से क्या डिसएडवांटेज रहेगा, इट विल टेक द टाइम, ठीक है। भले ही आप क्या कर रहे हो, कॉलम कास्ट कर रहे हो और आप बीम कास्ट कर रहे हो, स्लैब कास्ट कर रहे हो, तो दैट कास्टिंग टेक्स द टाइम, सो दैट द कास्टिंग के बाद जो आपको सेट होने के लिए छोड़ना पड़ता है 15 डेज और 28 डेज, उस टाइम से बच सकते हो। आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन कर सकते हो बाय द असेंबलिंग। मार्केट से आप क्या है, गार्डर ले लो, बीम सेक्शन ले लो, ओके, रूफ, जो भी रूफ स्ट्रक्चर में रिलेटेड जो भी आपके सीट्स होते हैं वो ले लो, डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, तो फास्टर कंस्ट्रक्शन है इसका, ओके। स्टील हैज अ हाई स्क्रैप वैल्यू। अब जब आपका स्ट्रक्चर 50 इयर्स ओल्ड हो गया है, तो आप क्या करोगे, कंक्रीट होगा तो कंक्रीट तो बेकार हो जाएगा 50 साल बाद, तो उसका रीयूज नहीं कर सकते हो ना। लेकिन अगर आप इसको हटाना, डिसमेंटल करना चाहते हो अपने स्ट्रक्चर को, तो स्टील जो है, स्टील का हाई स्क्रैप वैल्यू, आप जिस जिस टाइम पर जो परचेज रेट रख रहे हो उसी रेट में ये वापस भी चला जाएगा, ठीक है। किसमें, स्क्रैप, एज ए स्क्रैप वापस चला जाएगा। तो आप एज ए स्क्रैप भी कुछ अमाउंट ऑफ वैल्यू उसमें अर्न कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द बेस्ट एडवांटेजेस एवर। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हमें एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंसीडर करने के लिए मजबूर करते हैं, ओके। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, राइट। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो, ओके। तो कोई भी चीज है उसका एडवांटेजेस है तो उसका डिसएडवांटेजेस भी होता है, ठीक है। लेकिन हम उस डिसएडवांटेज को कितना, किस लेवल तक कवर कर पाते हैं, दैट ओनली मैटर्स। लेट्स सी हियर, फर्स्ट दैट इज स्टील स्ट्रक्चर एक्सपोज टू वेदर। हाँ, ये बात सही है कि जब हम कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर को, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर को एक्सपोज टू वेदर करते हैं, जैसे ये स्टील मेंबर डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है,
कोरोजन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वी हैव द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन क्या है, पेंट कर दो मेंबर को, टू पेंट द मेंबर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हमारे पास डिसएडवांटेज था तो हमने उसको सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टील रिक्वायर्स फायर प्रूफिंग ट्रीटमेंट। हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कहीं फायर की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है तो ये जो मेटल है स्टील, ये हीट होने के साथ साथ अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करने लगता है, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब स्ट्रेंथ को लूज करने लगेगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगेगी अगर यहाँ पर टेम्परेचर जो है इंक्रीज होएगा तो। ओके, तो व्हाट इज द थिंग हियर, तो ये स्ट्रेंथ लूज कर देगा तो यहाँ पर हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि स्ट्रेंथ नहीं लेगा तो हमारा जैसे लोड है, किसी बिल्डिंग के ऊपर लोड आ रहा है 500 किलोमीटर और ये स्ट्रेंथ लूज करने लगा तो ये पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो तो मतलब गिर जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, इसको फायर प्रूफ बनाना है। तो फायर प्रूफ बनाने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हम केसिंग प्रोवाइड करा दें। केसिंग का मतलब ये है कि हमारे पास कोई आई सेक्शन है, इस आई सेक्शन के आसपास एक कोई कवर प्रोवाइड करा दें। ये कवर किसका होगा, कंक्रीट का कवर होगा, कंक्रीट का कवर होगा। कंक्रीट आसपास आप जब प्रोवाइड करा दोगे कंप्लीटली, ठीक है, कंक्रीट का कवर आप आसपास प्रोवाइड करा दोगे तो ये सेफ्टी हो जाएगी फायर से। ओके, तो ये जो फायर है, फायर इस स्टील बीम के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा। ओके, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा, सो इसलिए हमने इस तरह से हमने उसको फायर प्रूफ बना लिया, ठीक है। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो दोनों चीजें क्या है आपकी फायर प्रूफ बनाने वाली हैं, देख पा रहे होगे आई होप, ठीक है। दिस इज द कॉन्क्रीट, दिस इज कॉन्क्रीट ब्लॉक दैट इज सराउंडेड बाय द स्टील बीम, जो भी कॉलम है या बीम है इससे सराउंडेड है और इस तरह से हमने इसको फायर प्रूफ बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कार्बन परसेंटेज के बेसिस पर चेंज कम या ज्यादा होती रहती हैं। ओके, तो हम जैसे देख रहे हैं कि स्ट्रेस है, दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ओके, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जब आपका एक होगा लो कार्बन स्टील, जब हमने अलग अलग टाइप ऑफ स्टील देखे थे, ठीक है, जब आपने कार्बन परसेंटेज का क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें आपने देखा था कि आपका एक होता है लो कार्बन स्टील, MCS मतलब मीडियम कार्बन स्टील और SCS मतलब हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ा रहे हैं उस तरह से हमारा स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ रहा है, स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है उस तरह से स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेस भी इंक्रीज हो जाता है और स्ट्रेन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये देख रहे हो आप, ये स्ट्रेन यहाँ तक था, फिर स्ट्रेन यहाँ तक है, फिर स्ट्रेन यहाँ तक है, तो स्ट्रेन की वैल्यू भी डिक्रीज होती जा रही है। मतलब यहाँ पर इस रेड वाले पॉइंट पर आते आते क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट है ये, फ्रैक्चर हो गया, तो कम स्ट्रेन पर ही फ्रैक्चर देखने को मिल गया। तो ये चीज आप देख पा रहे होगे, ठीक है। चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज आपका बढ़ेगा उस तरह से आपका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है दोस्त। फिर इसी के साथ साथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हार्डनेस। तो ये हार्डनेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, हार्डनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इसी के साथ साथ आप देख रहे हो, इसी के साथ साथ आप देखोगे डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। देखो दोस्त हो क्या रहा है, स्ट्रेन का वैल्यू घट रहा है। डक्टिलिटी का मतलब होता है हाउ मच अमाउंट ऑफ एलोंगेशन यू कैन प्रोवाइड इनटू द बॉडी।
ठीक है, मैक्सिमम एलोंगेशन की बात होती है यहाँ पर, कितना ज्यादा से ज्यादा एलोंगेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। तो स्ट्रेन जब आपका डिक्रीज हो रहा है तो आप कह सकते हो कि सर जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा उस तरह से डक्टिलिटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन का वैल्यू घट रहा है। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, एलोंगेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। और डक्टिलिटी के बाद हम लोग मैलिएबिलिटी की बात करते हैं। मैलिएबिलिटी की बात करते हैं तो मैलिएबिलिटी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। मैलिएबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी मेटल की हेल्प से आप इसको कितना स्प्रेड कर सकते हो शीट्स में। जब आपका स्ट्रेन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो आप कह सकते हो कि सर आप इसको एलोंगेट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा आप स्प्रेड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैलिएबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, बात करेंगे टफनेस की। टफनेस की तो टफनेस आप क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। ठीक है, कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा तो टफनेस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी कार्बन परसेंटेज वेरी होने पर घटती या बढ़ती हैं। ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्टली 1 नंबर में ये क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील। स्टील की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओवरऑल ये जो सारी सारी प्रॉपर्टीज हैं ये स्टील से रिलेटेड हैं। ओके, तो दैट ऑलवेज बी टेकन 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। और आप जानते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील या फिर कंक्रीट क्या होता है? सॉरी, मैं कहना चाहता हूँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, या फिर इसको नॉर्मल स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो भी बोल सकते हैं आप। राइट, अब आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दिस इज द 0.769 × 10⁵ 769 × 10⁵। ठीक है, तो ये होता है आपका shear stress टू द shear strain। जो रेशियो है, दिस कम्स shear stress टू द shear strain। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो की। म्यू इज टू 0.3 टू द 0.5 लेके चलते हो। 0.3 कब लेना है? जब आप इलास्टिक एनालिसिस कर रहे हो। इलास्टिक एनालिसिस कर रहे हो तब आप 0.3 पॉइजन्स रेशियो लेके चले होगे। जब आप प्लास्टिक एनालिसिस कर रहे हो तो पॉइजन्स रेशियो आपको 0.5 लेके चलना है। ध्यान रखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। 12 × 10⁻⁻6। 12 का हाफ होता है 10⁻⁻6 में। ध्यान रखिएगा। 12 × 10⁻⁻5 दे रखा होगा ऑप्शंस में, जब आपसे पूछ जाएगा। -8 दे रखा होगा, -12 दे रखा होगा, तो आपको क्या करना है? 12 का जस्ट हाफ। ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने के तरीके मैं बता रहा हूँ आपको। 12 × 10⁻⁻6। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज डेंसिटी, जो कि आपको पता होगा 7850 kg/m³। ओके, so this is all about the other mechanical properties. Now coming to the IS codes that we are going to use here. हम यहाँ पर लिमिट स्टेट से पढ़ रहे हैं तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कोड रहेगा IS 800/2007। ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, जिसको हम लोग लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड से कनेक्ट कराते हैं।
ओके, एक और कोड है जो कि अर्लियर हम लोग डिजाइन में यूज करते हैं, दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिजाइन करते थे, दैट इज 1984 वर्जन 1984। अब यहाँ पर वर्जन कौन सा आ गया है, 2007 का, 2007 का वर्जन आ गया है। ओके, अब यहाँ पर एक हैंडबुक और दे रखी थी जो कि हम लोग जानते हैं हैंडबुक फॉर द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। इसमें क्या होता था, हमारे पास जो सेक्शंस हैं, आई सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, ओके, टी सेक्शन हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी थी, एंगल सेक्शन हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी थी कि भाई देखो ये यूनिट वेट में इतना इसका वेट होता है, इसका इतना साइज होता है, ओके, इस साइज में इसका ये यूनिट वेट होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसमें, इस हैंडबुक में दे रखी हैं, इस हैंडबुक में दे रखी हैं। तो ये हैंडबुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो डेटा दे रखा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मैथ। देखिए, जब हम यहाँ पर IS कोड 1984 पढ़ रहे थे तो ये वाला हैंडबुक यूज कर रहे थे। तो LSM के लिए कौन सा हैंडबुक यूज करेंगे, तो एक स्टील टेबल नाम की बुक आती है, जो सेमेस्टर वाले बच्चे हों वो इसका यूज करेंगे। स्टील टेबल, स्टील टेबल बोलते हैं, जो कि लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड बेस्ड होता है। सारे यूनिट वेट और सारे जो यूनिट्स हैं वो आपके mm में दे रखे होंगे, और जो यूनिट वेट है न्यूटन पर mm² में दे रखा होगा। ठीक है, तो स्टील टेबल आप देखें। चलिए, बाकी सारे डेटा तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, रोल्ड स्टील सेक्शंस इन द स्ट्रक्चरल स्टील। तो कुछ रोल्ड स्टील सेक्शंस होते हैं जो हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील में यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर देखो एक एक करके, ये गर्डर है आपका, ये चैनल सेक्शन है, ये सर्कुलर सेक्शन है जिसे हम पाइप सेक्शन भी बोलते हैं, पाइप सेक्शन। ओके, ये आपका सर्कुलर सॉलिड बार है, ओके, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड बार है, ये है आपका स्क्वायर पाइप है, या फिर स्क्वायर हॉलो सेक्शन भी बोल सकते हो। दिस इज एंगल सेक्शन, ये अनइक्वल एंगल सेक्शन रखा हुआ है, ये इक्वल लेग एंगल सेक्शन रखा हुआ है, ये आपका फ्लैट रखा हुआ है, फ्लैट, ठीक है, फ्लैट रखा हुआ है। तो ये सारे सेक्शंस हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये सारे सेक्शन कुछ इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है, जिससे एक एक चीज देख लो। यहाँ पर ये कहलाएगा रोल्ड आई सेक्शन या रोल्ड बीम सेक्शन, रोल्ड चैनल सेक्शन, रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन, सर्कुलर हॉलो सेक्शन, सिंगल एंगल सेक्शन, टी बीम, ये क्या है, डबल एंगल सेक्शन, बैक टू बैक प्लेस करके हम लोग एक टी सेक्शन जनरेट करते हैं, वो है। ये है आपका प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर का मतलब क्या है, हमने कई दो या दो से तीन प्लेट्स को यूज करके एक गर्डर बना लिया, एक बीम बना लिया, ठीक है, बीम बना लिया। तो ये कहलाएगा आपका प्लेट गर्डर। एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, और एक ये प्लेट हो गई। तो तीन प्लेट्स का यूज करके हमने एक बीम बना लिया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्लेट गर्डर कहलाएगा। ओके, ये प्लेट गर्डर का यूज कहाँ होता है, देखो, जब हमारा ये जैसे ये कोई आपका एक आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन की एक कैपेसिटी होगी। जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप यहाँ पर ऑर्डर करोगे तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि भाई इस स्ट्रेंथ तक ये आपको अवेलेबल होगा। लेकिन जब आपके पास हायर लोड्स आ जाएं तो आपको तो उस हायर लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करना होगा ना बीम को। तो जब मार्केट में इस तरह का सेक्शन अवेलेबल ही नहीं है जो कि उस लोड को कैरी कर पाए, तब आप क्या करोगे, तो आपको प्लेट गर्डर की जरूरत पड़ती है, तो आप प्लेट गर्डर का यूज करोगे, ठीक है। और ये कुछ बिल्टअप सेक्शंस हैं जो कि हम लोग एक या एक से अधिक मेंबर्स का यूज करके हम लोग बनाते हैं, इनको हम लोग बिल्टअप सेक्शंस बोलते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द सेक्शंस, और आगे हम लोग और भी डिटेल में चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, बात करते हैं, एक नॉर्मल आई सेक्शन होता है, एक रोल्ड आई सेक्शन होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो नॉर्मल आई सेक्शन में देखो, आप देखोगे यहाँ पर जो एजेस हैं दैट आर वेरी शार्प, एजेस आर वेरी शार्प, ओके, एजेस देख रहे हैं आप, वेरी शार्प हैं। बट हियर यू विल सी द एजेस आर राउंड। यहाँ पर देख रहे हो कॉर्नर्स एकदम क्लियरली आपको विजिबल है, ठीक है। ये कोई जो मेंबर है स्ट्रेट आपको दे रखा है, स्ट्रेट लेंथ दे रखी है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो द कर्वेचर हैज बीन स्टार्टेड। यहाँ पर देखो कर्वेचर दे रखा है, इजंट इट।
कर्वेचर दे रखा है। तो कर्वेचर देने का मतलब क्या है, ये जो कर्वेचर वाले मेंबर्स होते हैं ये रोल्ड सेक्शंस होते हैं, रोल्ड सेक्शंस होते हैं। ये रोल्ड सेक्शन स्पेशली डिजाइन करे जाते हैं किसी फैक्ट्री में। क्यों डिजाइन करे जाते हैं? बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि यहाँ पर जो कर्वेचर प्रोवाइड करने का एक खास एक रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि जब हम लोड लगाते हैं तो जो लोड लगाने के बाद जो स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से कैरी कर, ये इस तरह से राउंड एजिस, जो राउंड एजिस दे रखे हैं, राउंड एजिस के थ्रू ये ट्रांसफर होता है और एक स्ट्रॉन्ग जंक्शन पॉइंट क्रिएट करता है। यहाँ पर जो राउंड एजेस हैं ये स्ट्रॉन्ग जंक्शन पॉइंट क्रिएट करता है थ्रू द फ्लेंज एंड द वेब। ये आपका पार्ट जो टॉप का है या बॉटम का है ये आपका फ्लेंज पार्ट कहलाता है। ये पार्ट जो सेंटर पोर्शन में है ये वेब पार्ट कहलाता है, वेब और रिब, रिब। ठीक है, तो वेब जो है और फ्लेंज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग जंक्शन पॉइंट क्रिएट करता है, इसलिए हम लोग इसको राउंड करते हैं। और स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बेहतर तरीके से होता है यहाँ पर इस, क्योंकि जब आप लोड लगाओगे और यहाँ पर होंगे कोई सपोर्ट लगा होगा तो सपोर्ट तक ट्रांसफर होंगे ये लोड्स, तो ये स्ट्रेस ट्रांसफरिंग तो होगा, ये स्ट्रेस धीरे धीरे ट्रांसफर होंगे। समझ में आ रहा है ना बात? ये स्ट्रेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसफरिंग होगा। तो ये ट्रांसफरिंग जो है बहुत ही बेहतर तरीके से होता है ये रोल्ड सेक्शंस में, और ये एक स्ट्रॉन्ग जंक्शन पॉइंट देता है जो कि वेब को फ्लेंज से अटैच करने में और उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, राइट? सो दैट इज वाई रोल्ड आई सेक्शन इज ऑलवेज प्रोवाइडेड रेदर देन द नॉर्मल आई सेक्शन। ओके, तो रोल्ड सेक्शन बनते कैसे हैं? रोल्ड सेक्शंस आपके जो मैन्युफैक्चरिंग मिल्स होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, उनमें ये रोलिंग मिल्स लगे होते हैं। रोलिंग मिल्स के थ्रू मतलब आप वहां से सेक्शन इंसर्ट कराते हो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, यहाँ पे आपने सेक्शन इंसर्ट कराया और रोल्ड सेक्शन आपको प्रोड्यूस होकर के मिलेगा। रोल्ड सेक्शन स्पेशली डिजाइन सेक्शंस होते हैं जो कि आपके पर यूनिट वेट और साइज के अकॉर्डिंग डिजाइन करे जाते हैं, राइट? और स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग इन्हीं रोल्ड सेक्शंस का यूज करने वाले हैं। ओके, तो रोल्ड सेक्शन के अलग अलग साइजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक कोई आई सेक्शन ले लेता हूं मैं, आई सेक्शन ले लेता हूं मैं जो कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। ओके, और अलग अलग नाम से के अकॉर्डिंग अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, जैसे कि आपका ISJB, IS का मतलब यहाँ पर होगा इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। उसके बाद आप अदर जो वर्ड्स होंगे उनके ऊपर आप फोकस करेंगे। ISJB जैसे रखा है तो JB का मतलब है जूनियर बीम। जूनियर बीम मतलब, जूनियर बीम का मतलब ये है कि बहुत कम लोड कैरी कर पाएगा, ये कम लोड कैरी कर पाएगा, राइट? नाउ कमिंग टू द ISLB। ISLB, IS का मतलब बताया है मैंने इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। LB का मतलब क्या है? लाइट वेट बीम। ये जो मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ दैट इज ये डायरेक्टली एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि भाई ISMB का फुल फॉर्म क्या होगा, ISHB का फुल फॉर्म क्या होगा, और आपको कंफ्यूजिंग वाले वर्ड्स दे रखे होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ ट्रिक के तरीके से उस तरह से याद कर लोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, ISLB, ISLB का मतलब है लाइट वेट बीम। बी का मतलब जनरली बीम होता है, बी का मतलब यहाँ पर बीम होता है। बीम मतलब होता है सिंपली आई सेक्शन। आई सेक्शन, आई सेक्शन को हम लोग इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बीम बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, बी मतलब बीम। तो बी अगर दे रखा है तो आप डायरेक्टली उसको आई सेक्शन समझ लोगे, ठीक है, प्री अंडरस्टूड है ये। तो एल का मतलब क्या है? लाइट वेट, लाइट वेट बीम। ओके, ISMB, एम का मतलब है मीडियम वेट बीम। मीडियम वेट मतलब वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रेंथ है, मीडियम वेट बीम। ओके, मीडियम वेट बीम। अगला वाला आता है, अगला वाला क्या है? ISHB दे रखा है। ISHB का मतलब क्या है? हैवी बीम, हैवी बीम। देखो जब एक टाइम तो आएगा लाइट हुआ, लाइट के बाद मीडियम हुआ, एक टाइम तो आएगा जब वो हैवी हो जाएगा तो इसको हम लोग हैवी बीम बोलेंगे, ठीक है। ISWB, इसका ध्यान रखिएगा आप,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ISW का मतलब आप वेट कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो, बट यहाँ पर क्या है, WB का मतलब क्या, वाइड फ्लेंज, वाइड फ्लेंज। ठीक है, जैसे आई सेक्शन तो आपके पास ये होता ही होता है, लेकिन जो WB का मतलब ये है वाइड फ्लेंजेस, मतलब वेब से ज्यादा फ्लेंजेस, जो फ्लेंजेस का डायमेंशन ज्यादा होगा। जैसे ये है आपका A और ये है आपका B, तो A इज ग्रेटर देन B होगा। आ रही बात समझ में? मतलब जो फ्लेंज का जो साइज होगा वो वेब के साइज से ज्यादा होगा। ये है ISWB का मतलब। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसी के बाद आपको देखने को मिलते हैं रोल्ड स्टील सेक्शंस, एंगल सेक्शंस। एंगल सेक्शन क्या होता है, एल सेक्शन भी बोलते हैं हम लोग जनरली इसको, एल सेक्शन। तो ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है लैग। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप ये कहलाता है लैग। अब ये जो दोनों लैग हैं ए और ए, मतलब इसका डायमेंशन ये ए है ये भी ए है, दोनों लैग क्या हैं, सेम साइज के हैं, तो इसको बोल देंगे हम इक्वल लैग एंगल सेक्शन, इक्वल लैग एंगल सेक्शन। अच्छा, यहीं पर कहीं एक दूसरी बात आती है कि जब यहाँ पर जो लैग्स का जो डायमेंशन है अलग अलग है, तो इसको बोल देंगे अनइक्वल लैग, अनइक्वल लैग एंगल सेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, इक्वल लैग और अनइक्वल लैग एंगल सेक्शंस ये कहलाएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, आ रही बात समझ में? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोड्स टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो कुछ लोड्स होते हैं जो स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में यूज करते हैं और इनको हम लोग अकाउंट करते हैं। ओके, तो ये जो लोड्स हैं ये आपके कंक्रीट में भी हेल्पफुल होंगे, हर जगह हेल्पफुल होंगे जहां पर लोड की बात करी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है डेड लोड। ठीक है, डेड लोड सिंपली यू नोज वेरी वेल दैट इज अ सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट। तो इसके लिए जो प्रोविजंस हैं दैट विल बी रिफर्ड बाय द IS 875 पार्ट 1। फिर इसके बाद लाइव लोड, लाइव लोड मतलब मूवेबल लोड्स, तो दैट इज रिफर्ड फ्रॉम द IS 875 पार्ट 2। ओके, पार्ट 2। नाउ कमिंग टू द विंड लोड। विंड लोड ये आपके IS 875 पार्ट 3 से रेफर करे जाएंगे। अर्थक्वेक लोड IS 1893 से रेफर करे जाएंगे। ओके, तो ये सारे सारे लोड्स हैं, ये सारे के सारे लोड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब इसमें आप ये देखो, डेड लोड और लाइव लोड है दैट इज ऑलवेज वर्टिकल इन बिहेवियर, वर्टिकल लोड्स बोलते हैं हम इनको। और जो विंड लोड हैं, अर्थक्वेक लोड हैं, ये आपके लैटरल लोड्स कहलाते हैं, लैटरल लोड्स कहलाएंगे। ठीक है, विंड वर्टिकल लोड और लेटरल लोड में आप डिफरेंस आई होप बहुत अच्छे से समझते होंगे। यहाँ पर चलो मैं एक बार बता देता हूँ। ये कोई आपकी बिल्डिंग है, ये कोई आपका बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग में आप सपोज दैट आप ऊपर से लोड देख पा रहे हो। ठीक है, टॉप से अगर लोड्स देख पा रहे हो ये कहलाएंगे आपके वर्टिकल लोड्स, वर्टिकल लोड्स। और ये साइड से जो लोड लग रहे होंगे, एक तो विंड लोड एक अर्थक्वेक लोड, ये कहलाएंगे आपके लैटरल लोड। ठीक है, लैटरल लोड कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों जो लोड्स हैं अलग अलग बिहेवियर में है, अलग अलग डायरेक्शन में है। ओके, इसके बाद इरेक्शन लोड्स आते हैं। जब आप क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे होगे तब कुछ अलग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें जो कि डायनेमिक रहती हैं, दैट इज कॉल्ड इरेक्शन लोड्स। एक्सीडेंट लोड्स सच एज दोज ड्यू टू द ब्लास्ट वगैरह, कुछ ऐसा कुछ हो जाए जो कि एक्सीडेंट क्रिएट कर दे, तो वो लोड्स भी हम लोग बिल्डिंग में अकाउंट को करते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द लोड्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपका थ्योरी वाला पार्ट जो है दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के अंत में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा जो कि इस प्रकार हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं, राइट। करें सॉल्व क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। पॉइजन रेशियो ऑफ द स्टील इन द इलास्टिक रेंज, क्या बताया था मैंने? तो इस वीडियो में आप अगर अच्छे से कवर कर रहे थे सारी चीजें, तो आपको यहाँ पर
पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो इलास्टिक रेंज में आपको मैंने बताया था दैट इज 0.3, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। आपको मैंने बताया था इलास्टिक रेंज में कितना होता है 0.3, और प्लास्टिक रेंज में कितना होता है दैट इज 0.5, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मटेरियल कॉस्ट ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर इज यूजुअली अबाउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्टील स्ट्रक्चर से आप जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो 30% जो कॉस्ट है केवल मटेरियल का कॉस्ट आता है। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर में मटेरियल का कॉस्ट 30% आता है, याद रखिएगा। ओके, द गेज लेंथ ऑफ द स्टील कूपन इज गिवन बाई गेज लेंथ। गेज लेंथ से पूछा गया है। गेज लेंथ का मतलब क्या है, जब आप यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन वाला टेस्ट करते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए जो टेस्ट करते हो किस पर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर करते हो। ठीक है, तो आपका जो वर्कपीस होता है, वर्कपीस को आप क्या करते हो, फिक्स करते हो। ठीक है, वर्कपीस को फिक्स करते हो। लेट से आप यहाँ पर दोनों जगह से फिक्स कर दिया, कैप्चर कर दिया। अब आप इसके ऊपर टेंसाइल लोड अप्लाई करोगे। तो जब आप यहाँ पर इस पॉइंट पर फिक्स कर दियो, इस पॉइंट पर आपने फिक्स कर दिया, तो बीच में क्या होगा, एक लेंथ बनता है दैट इज कॉल्ड गेज लेंथ। इसको हम लोग बोलते हैं गेज लेंथ। क्या बोलते हैं, गेज लेंथ। तो ये गेज लेंथ कितना होता है, दैट कम्स 5.65 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, 5.65 टाइम्स ऑफ ए नॉट। ए नॉट इज द ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अपर यील्ड पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन द स्ट्रक्चरल स्टील कैन बी अवॉइडेड बाई, कैन बी अवॉइडेड बाई। ठीक है, कैन बी अवॉइडेड बाई, जैसे आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, तो जब माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हो तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ आपका जो कर्व है, अपर यील्ड पॉइंट, ये क्या है आपका अपर यील्ड पॉइंट बनता है, और ये बनता है आपका लोअर यील्ड पॉइंट। तो अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करोगे जिससे कि ये अवॉइड हो जाए, मतलब इसमें अपर यील्ड पॉइंट आए ही ना। तो आप इसमें करते हो हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग करोगे मतलब मटेरियल को हीट कर दोगे, तो इसमें अपर यील्ड पॉइंट ही क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट ही क्रिएट नहीं होगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल इज। ठीक है, मैंने आपको एडवांटेज बताए थे, एडवांटेजेस बताए थे, तो उसमें आपको मैंने बताया था स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ, दैट इज करेक्ट। ठीक है, स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ, वेट कम होता है स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। वेट की अपेक्षा में आपको मैंने बताया था ना, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ज्यादा होता है। अगर वेट टू स्ट्रेंथ निकालोगे तो आपका स्मॉल हो जाएगा ना, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अगला वाला है द नेकिंग ऑफ द स्टील सेक्शन ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट टेक प्लेस, दैट इज नेकिंग ऑफ द। नेकिंग क्या होता है भाई, नेकिंग होता है जब आपके वर्कपीस में, जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हो किसी मेटल के लिए, और वर्कपीस जो है, वर्कपीस स्टार्टिंग कंडीशन में ऐसा था, और बाद में ये वर्कपीस कैसा होना स्टार्ट हो गया, ये कुछ इस तरह से शेप लेना स्टार्ट कर गया। ठीक है, ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया। मतलब यहाँ पर एक नेकिंग क्रिएट होगी, नेकिंग बिहेवियर जनरेट हो गया, नेकिंग जनरेट हो गया, नेक बन गया, नेक 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 जैसा शेप बन गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेकिंग। ये किस पॉइंट पर जनरेट होता है, जब आप यहाँ पर फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुंचने से पहले आप यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पर होते हो। ये क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पर होते हो। ठीक है, और आपने देखा होगा कि ये कैसा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन है ये।
और इसके बाद ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, ये कौन सा होता है? स्ट्रेन। जगह नहीं है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझना हो रहा है। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन होता है, ये सॉफ्टनिंग रीजन होता है, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। तो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन में आप जब एंटर करते हो तब आपका नेकिंग क्रिएट होता है। जब नेकिंग क्रिएट होता है तो नेकिंग, इस ये जो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन है इसको हम लोग नेकिंग रीजन भी बोल देते हैं, नेकिंग रीजन भी बोल देते हैं। तो आपको ये पता होगा इसमें कौन सा सही लग रहा है। एट द टेस्ट क्या कह रहा है, नेकिंग ऑफ द स्टील सेक्शन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट टेक्स प्लेस। यील्ड स्ट्रेस ये गलत हो जाएगा। इन स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज आफ्टर रीचिंग अल्टीमेट, ये स्ट्रेन हार्डनिंग रेंज में तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या करता है, मटेरियल एक्सपेंड होना स्टार्ट करता है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन नहीं होगा। सी ऑप्शन, आफ्टर रीचिंग द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पहुंचने के बाद आपका ये क्रिएट होता है, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्लास्टिक यील्डिंग भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो मेरे को कमेंट करिएगा, आई विल क्लियरिफाई टू यू एंड आई विल गिव यू द लिंक टू correct your query. Okay, the life period of steel commercial building is, ये आपका 50 years होता है, 50 साल तक आपका स्टील कमर्शियल बिल्डिंग का जो लाइफ पीरियड रहता है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज IS 800 2007 specifies the minimum thickness of steel sections। इसका मतलब क्या है कि आपका जो IS 800 2007 जो कोड है वो आपका मिनिमम थिकनेस को, मिनिमम थिकनेस कितना रखता है, मतलब इस कोड के अकॉर्डिंग आपका जो सेक्शन है उसमें मिनिमम थिकनेस कितनी रहती है। तो ये क्या है, अनडिफाइंड है, इसमें ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं बोला गया है कि आपके जो सेक्शन है उसका मिनिमम थिकनेस ये रहेगा। इट इज एब्सोल्युटली साइलेंट, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है कि सेक्शन का मिनिमम थिकनेस इतना प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको मैं कुछ की पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने नोट्स खुद से बनाएं, खुद से बनाएं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कीप रिवाइजिंग नोट्स, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उनको डेली के डेली बेसिस पर रिवाइज करें, अदरवाइज सिलेक्शन लेना काफ़ी टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। डेली रिवाइज करें, मतलब रिवीजन एट द अप्रोप्रिएट टाइम आपको लेना बहुत जरूरी है। जैसे आपने एक रिवीजन कर ले लिया आज के नोट्स का, अगला रिवीजन आप क्या करोगे, एक हफ्ते बाद लोगे, फिर उसके बाद आप अगला रिवीजन लोगे 15 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद, इस तरह से आप अपने रिवीजन को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के चीजें माइंड में रिटेन होनी चाहिए, जो चीजें, जो डेटा मैंने बताया है वो। ओके, और आप बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन की बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल हो, कन्वेंशनल हो, जैसा भी हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मेरे आगे आने वाले लेक्चर्स को एंजॉय करिएगा। थैंक यू वेरी मच।